प्यार परिचार तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी आज तड़कते फटे जानदार शानदार और धुआंधार सेशन पर, जहां पर मैं विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जहां पर आपको आज पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी पढ़ाई कितने मेहनत आप झोंक रहे हो कि इस बार 2025 में शिक्षक बन जाओ। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो ये सेशन आपकी एक टेस्ट रहेगी जो ये बताएगी कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते, वो जिंदगी भर दूसरों की भी गुलामी करते हैं। गुलामी का मतलब वो पुराना जमाना आपको याद आ गया होगा, पर मैं उस गुलामी की बात नहीं करता हूं। देखिए, एक 25 साल की या 30 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद अगर आप घर से अभी भी 100 रुपया और 200 रुपया मम्मी पापा से मांग रहे हो, ये भी आपकी एक गुलामी है। हाँ, इनका कर्तव्य बनता है मम्मी पापा का या उनके आपके जो पिताजी और माताजी रहे, उनका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सहारा दे। पर अगर आप 25 के हो गए हो, अगर आप 30 क्रॉस कर लिए भाई साहब, और उसके बाद भी अगर घर में आपको पैसे मांगने की बारी आ रही है, तो ये सबसे बड़ी गुलामी है आज के दौर में, जिसे हम बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरोजगारी से बोलते हैं। और इसी बेरोजगारी से अगर आपको उभरना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपके पूरे वंश में किसी ने किया है, और यही वो सही मौका है जी। तो अगर आप तैयार हो मेहनत करने के लिए, खुद को चेक करने के लिए, आज का सेशन आपके लिए वरदान रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। हर बार मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, पर आज शुरुआत कर रहा हूं जीरो से। ऐसे मान लीजिए जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे एकदम तड़ाके से, फड़ाके से, और सभी क्वेश्चन का धुआं उड़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती है किसमें पाई जाती है? चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किसमें पाया जाता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर रहेगा आपका पैंक्रियाज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पैंक्रियाज में। ये 0 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। और हर 20 क्वेश्चन के बाद, आपको खुद का स्कोर चेक करते रहना है पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर केमिकली। और आपको एक और बात बता दूं, ये पूरे क्वेश्चन जो है मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है। 0 लेवल से स्टार्ट किया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपकी लेवल भी बढ़ते जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के ऊपर जो है आज आपका मॉक टेस्ट भी रहेगा। क्या रहेगा? मॉक टेस्ट भी रहेगा। वो होगा हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका नाम है साइंस बाय टीपी। जिसका नाम क्या है? साइंस बाय टीपी। जिन लोगों ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है, भाई साहब फ्री में होता है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगने वाला है। तो टेस्ट देना है, खुद को चेक भी कर लें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका प्रोटीन। क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा जी, जो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संग ऊपर, इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। सेकंड क्वेश्चन 0 से स्टार्ट किए हैं। चलो बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैंक्रियास द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता है? पैंक्रियास का ही क्वेश्चन है आपके सामने, तो किसका स्त्राव नहीं किया जाता है? इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी, जिसके हम क्या बोलेंगे? अल्डोस्टेरॉन। क्या बोलेंगे? अल्डोस्टेरॉन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्ट्रोपिन, ये तीनों भी हार्मोन जो होते हैं भाई साहब पैंक्रियास द्वारा रिलीज की जाती है, आपको याद रखना। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ जाओ भाई, काहे सता रहे हो? चलो आ गया क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या है जी? आ गया? चलो फास्ट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से पैंक्रियास की कौन सी कोशिकाएं ग्लूकागॉन स्रावित करती है? चलो बताओ, ग्लूकागॉन की बात हो रही है, तो ग्लूकागॉन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? देखो यहाँ पे सभी लोग जो है भाई साहब यहीं पे ढा हो गए, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ढा हो गए हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल या डेल्टा सेल, तो हमने पढ़े हैं इसके बारे में। कितने लोगों को याद आ रहा है? अल्फा सेल क्या रिलीज करता है जी? बताओ। ग्लूकागॉन रिलीज करता है। और यहाँ पे बोल रहे टी सेल, पीपी सेल कोई बड़े हैं? हमने नहीं पढ़े हैं जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका अल्फा सेल। क्या रहेगा? अल्फा सेल रिलीज करती है। और थर्ड क्वेश्चन में ही भाई साहब डुबकियां खाने लगे हो, थर्ड क्वेश्चन में ही डुबकियां खाने लगे हो। बीटा सेल ये इंसुलिन रिलीज करता है, और डेल्टा सेल जो होता है वो सोमेटोस्टैटिन नाम का जो हार्मोन अभी पढ़े हैं वो रिलीज करता है।
आपको याद रखना, ठीक है। चलो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपको भाई साहब फंसाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। द पैंक्रियाज हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। तो यहाँ पे एक आपको आंसर मिल चुका है कि पैंक्रियाज जो है इसे हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इट्स इंडोक्राइन फंक्शन। माने कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में कौन सा निम्नलिखित कथन है जो गलत है, ऐसा पूछा गया है। इट सीक्रेट इंसुलिन ग्लूकागॉन, बिल्कुल सही है जी। इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये भी आपका सही है। इट्स एंडोक्राइन फंक्शन, इसकी अंतःस्रावी क्रिया लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा की जाती है, क्या ये सही है जी? बिल्कुल सही है। इट ओनली रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, भाई साहब ये शब्द जो इसने इसको मार डाला, यहां पे ये शब्द जो आया ओनली इसने इसको मार डाला, तो ये आपका गलत है और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा आपका सही उत्तर रहेगा। चलो चौथे नंबर का क्वेश्चन, पांचवें नंबर का क्वेश्चन, फ्यूज वायर क्या होता है, किससे बना होता है? चलो जी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह से सीक्वेंस रहेगा पूरा, पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय। फ्यूज वायर किससे बना होता है जी? ये बना होता है आपका टिन और लीड से बना होता है। किससे बना होता है? टिन एंड लीड से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि फ्यूज वायर कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ये कौन से सिद्धांत या कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो इसका आंसर रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका से उत्तर रहेगा, जिसे हम बोलेंगे विद्युत धारा का उष्मा प्रभाव बोलेंगे, बराबर है। चलो छठवें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन का आंसर, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, माने विद्युत सर्किट के अति भारण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो बोला गया है फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट, जी बिल्कुल लगाना चाहिए। टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन अ सिंगल सर्किट, जी बिल्कुल सही है। फैक्ट फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड, बिल्कुल, माने कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या बात है। और यहां पे भी कुछ लोग जो भाई साहब गोते खा रहे हैं, गोते खाना बंद करो और पानी की सतह अगर ऊपर आनी है तो आपको टीचिंग परीक्षा ज्वाइन करनी है, या याद रखो, ठीक है। चलो सातवें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं जी। जो दिष्ट धारा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं जी? डायरेक्ट करंट बोलते हैं, माने कि इसे ही बोलते हैं हम डीसी करंट। इसका फ्रीक्वेंसी माने कि इसका आवृत्ति कितना होता है? चलिए लगाओ दिमाग और बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। और उसी तरह से हमारे घर में, हमारे अपने घर में कौन से प्रकार का करंट हम इस्तेमाल करते हैं, कौन से प्रकार का करंट हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करता हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। क्या रहेगी? 0 रहेगी। और हमारे घर में कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट होता है कि भाई साहब अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम एसी करंट बोलते हैं? चलो आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, ये रहता है आपका एसी करंट। और क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम भारत में, हम जो भारतवासी है, जो अल्टरनेटिंग करंट हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? लगभग 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है जी? 50 हर्ट्ज होती है। चलो सातवें नंबर का क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। आठवें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर जल्दी से बता देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होता है। और यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया, बस इसका मैंने सीक्वेंस बदल दिया। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका किरचॉफ्स लॉ। क्या रहेगा जी? किरचॉफ्स लॉ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हुक्स लॉ हमने पढ़े हैं, लेंज लॉ भी हमने पढ़े, भाई साहब हुक्स लॉ भी हमने पढ़े, बराबर है। चलो बहुत बढ़िया, आठवें नंबर का क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं, नौवें नंबर का क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बताओ हमारा आज कम से कम 2.5K का टारगेट रहेगा। जब बड़ी मैराथन लूंगा उस टाइम तो हमें
3000 का टारगेट कंप्लीट करना ही है। पर आज हमारा 2.5 के लाइव बच्चे का टारगेट रहेगा। सभी लोग मैक्सिमम जहां पर भी शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक कमेंट चलते रहना चाहिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फ्यूज इज जनरली प्लेस इन द सीरीज, बिल्कुल सही बात है। फ्यूज इज जनरली प्लेस इन द पैरेलल, गलत बात है। फ्यूज वायर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज तार का गलनांक उच्च होता है जी, नहीं उच्च नहीं होता है, ये कम होता है। तो ऑब्वियस है ये भी गलत। आपको पूछा गया सत्य कथन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहां पे देखो भाई साहब, यहां पे गोते खाने लगे हो, है ना। मैंने कल ही आपको चैलेंज किया था, मैंने कल ही आपको चैलेंज किया था कि ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि भाई साहब जहां पर आपको गोता खाना तय है ना। अगर गलती से भी आपके 50 के ऊपर आ गए तो भाई साहब आपको मैं वैसे भी 21 तोहफों की सलामी देने ही वाला हूं, ठीक है। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए ऐसे पूछूं कि भाई साहब आप गोता खाने लगोगे, और यहाँ पे सभी लोग गोता भी खा रहे हो, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे बरकरार रहेंगे और खुद की तैयारी को जांचेंगे। क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ, जो बेरोजगार वाली जो गुलामी है ना, उससे अगर आपको बाहर निकालना है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। फ्यूज वायर टीन, गोता खाना मतलब होता है भाई साहब पानी में डुबकियां लगाना होता है, ठीक है भाई साहब, ये भी पढ़ाना पड़ेगा अभी। चलो, जब किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है। यहां पे बोला गया है कि किसी भी अगर रेजिस्टेंस से हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या हो जाता है। तो पूछा गया कि प्रतिरोध के ऊपर क्या असर पड़ेगा। चलो बताओ जी, प्रतिरोध बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर करेंगे। इट इंक्रीजेस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, क्या ये हीटिंग इफेक्ट यानी उष्मीय प्रभाव से बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा जी, बिल्कुल बढ़ जाएगा, ये सही बात है। कैसे कम होगा, नहीं होगा, अनचेंज भी नहीं रहेगा, माने कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सभी ने कर दिया है जी ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिवर्स। चलो लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जाता है, माने कि उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। पहला बोला गया है अगर मैंने किसी रबर को खींचा तो वो अपने नॉर्मल साइज से वापस आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अगर किसी रोटी को मैंने बेला भाई साहब, उसको पका लिया, क्या लगता है आपको, बहुत बढ़िया, सभी ने गेस कर लिया भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी ने गेस कर लिया, ये आपका क्या रहेगा जी, ये रहेगा आपका, बहुत बढ़िया। और एक होमवर्क आपको दे रहा हूं कि ये जो उदाहरण आपको नजर आ रहा है, क्या ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन उदाहरण है, या ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या। सभी लोग इसे जो है एज ए होमवर्क समझकर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ फूड, मोर देन वन ऑफ अबाउ, या ई रहेगा। बहुत बढ़िया जी। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है उत्तर बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा जी, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने उन शब्दों को भाई साहब अच्छे से अपने दिमाग में डाला है, एक ईमानदारी से बताओ, जिन जिन लोगों ने ये बी ऑप्शन मारा है, जिन लोगों ने बी ऑप्शन मारा है, एक बार हाथ ऊपर कर दो, एक बार हाथ ऊपर कर दो। मैं देखना चाहूंगा कि कौन है वो जिन्होंने इस शब्द को, बर्निंग को भाई साहब मेल्टिंग समझ लिया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये तीनों के तीनों उदाहरण भाई साहब आपके केमिकल चेंज के उदाहरण है। बर्निंग जलाना, ये हमेशा आपका रासायनिक परिवर्तन रहेगा। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा, ई ऑप्शन रहेगा, नन ऑफ अबाउ। क्या रहेगा, नन ऑफ अबाउ। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और ई वाले एक बार हाथ ऊपर करेंगे, जिन लोगों ने ई आंसर किया है भाई साहब, आपको पहले सैल्यूट दे रहा हूं।
लगता है कि आप सभी लोग जो है जिन्होंने ई आंसर दिया है वो 21 तोहफों की सलामी मेरे से लेने वाले हैं आज। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने ई किया बहुत जबरदस्त जी। इसी तरह से आपको पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है। आप ही हो जो अपने घराने का भाई साहब नाम रोशन कर सकते हो। चलो बताओ, 13 नंबर का क्वेश्चन भी फोड़ दो उसी तरह से। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। Which of the following statement is incorrect regarding the physical and chemical change? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में गलत है, ऐसा पूछा गया है। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। भाई साहब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका पहला स्टेटमेंट ही मुझे गलत लग रहा है कि एक्चुअली यहां पे बोला गया कि सभी के सभी भौतिक परिवर्तन ये रिवर्सिबल होते, मान की प्रतिवर्ती होते, ये तो गलत बात है। ऑल ये शब्द ही खतरनाक है। केमिकल चेंजेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंस, ये आपका सही रहेगा। फिजिकल चेंज डज नॉट अल्टर द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपका सही रहेगा। मान कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर से गोता खाने लग गए हैं, कुछ लोगों ने डी मार दिए है, कुछ लोगों ने डी मार दी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 13 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 14 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर। हमें फास्ट बढ़ना है, 100 क्वेश्चन लेने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर कर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों को दर्शाता है। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों को दर्शाता है, तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये भाई साहब आपका किसका उदाहरण है। ये फिजिकल और केमिकल दोनों का भी उदाहरण रहेगा। वही अगर बर्निंग ऑफ वैक्स अगर लिखा होता तो भाई साहब गड़बड़ हो जाती। क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, बताओ बर्निंग ऑफ वैक्स अगर लिखा है तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। पर वही अगर यहाँ पे लिखा है बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, ये फिजिकल और केमिकल दोनों का भी उदाहरण है। मैं अगर फिजिकल की बात करता हूं, जो मोम पिघलता है, जो मोम पिघलता है ये फिजिकल चेंज, और जो मोम जलता है जिससे हमें ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, वो आपका उदाहरण रहेगा केमिकल, मान के रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, चलो 15 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट। किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड करते हैं। चलो बताओ, उस वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है जिसने ये बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया, और यहां पर सभी लोग, मैक्सिमम लोग सही उत्तर कर रहे हैं। इसका आंसर रहेगा जॉन डाल्टन। कौन रह गए, जॉन डाल्टन की थ्योरी हमने पढ़े हैं, वहां पर उन्होंने पहला से स्टेटमेंट बोला है कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, ऐसे उन्होंने बोला है। और उसी तरह से मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि परमाणु के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। परमाणु का जो रचना होता है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, वो थे हमारे जे थॉमसन। कौन थे, जे थॉमसन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटालॉइड, माने कि कौन सा धातु या तत्व जो है, धातु नहीं बोलूंगा, उपधातु है। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटालॉइड, माने कि उपधातु है। टीन रहेगा, बिस्मथ रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा कि सिलिकॉन रहेगा। एकदम बढ़िया आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी, उपधातु बोला गया है, मेटालॉइड बोला गया है। माने कि ऐसे 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 एलिमेंट्स जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के भी गुण होते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा जी, सिलिकॉन रहेगा। कैसे बात कर रहे हो, क्या रहेगा आंसर, सिलिकॉन रहेगा। कौन रहेगा, सिलिकॉन रहेगा। और सिलिकॉन कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी को पता है। सिलिकॉन की चिप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उन सभी में सिलिकॉन चिप होती है। और उसी तरह से आजकल जो हम फोटोवोल्टेइक सेल, जिसे हम सोलर सेल इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, वहां पे भी सोलर सेल जो होते हैं, इस सोलर सेल में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है। बराबर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, और उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। थोड़ा सा ध्यान से आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, नहीं तो आता है करके गलत ना कर दियो भाई साहब। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु पूछा गया है।
अधातु कौन रहेगा जी? ये रहेगा आपका नाइट्रोजन रहेगा। कौन रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। बहुत बढ़िया। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि नाइट्रोजन की मात्रा हवा में कितनी होती है। ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। क्लियर है? क्लियर है जी? चलो बहुत बहुत बढ़िया। और उसी तरह से जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। कितना परसेंट होता है हवा में? लिख दो। कितना परसेंट होता है? बहुत बढ़िया, आप सभी को पता है। चलो 18 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? माने कि कैटेगराइज एज ए सॉल्यूशन। बताओ इनमें से सॉल्यूशन कौन सा है? हीरा है, लवण है, समुद्री जल है, कि भाई साहब कोयला है? चलिए जी आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका जो समुद्र का पानी होता है भाई साहब, जो सागरों का पानी होता है, वो एक प्रकार का सोल्यूशन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सोल्यूशन होता है, आपको याद रखना है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए ये डायमंड धातु है कि अधातु है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डायमंड धातु है कि अधातु है, तो आप क्या बोलोगे कि डायमंड एक प्रकार का अधातु है। क्या है? अधातु है। और डायमंड किससे बना होता है जी? ये भाई साहब ये कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन से। ठीक है, चलो 19 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताओ अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य बोली गई है? थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे जी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़कर आंसर करेंगे। दे हैव हाई आयोनाइजिंग पावर, उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, गलत। ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया। हमने पढ़े हैं अगर मैं अल्फा बीटा गामा की बात करता हूं तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे कम, उच्च नहीं बोलूंगा, सबसे कम भेदन शक्ति किसकी होती है? आपकी किसकी होती है? अल्फा की होती है। तो यहां पे आपको फॉल्स पूछा गया है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो 20वें नंबर के ऊपर पूछते हैं, इसका आंसर कर देंगे। अल्फा पार्टिकल्स आर, देखो मैंने पहले भी आपको बोला था, कल ही बोला था कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? चैलेंजिंग क्वेश्चन। और इन्हीं में से अगर आप 50% से भी अच्छे अगर क्वेश्चन के आंसर दे पाते तो समझ लीजिएगा आपकी पढ़ाई बहुत ठीक ठाक और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, चलो तो अल्फा पार्टिकल कैसे होते बताओ? सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, इसका आंसर भी दे सकते हो। हम सभी को पता है कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं। ये आपके पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। कैसे रहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। और उसी के साथ इनकी गति कम होती है और साथ में इसका भेदन शक्ति भी कैसे रहेगी? कम होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जस्ट लाइक अ हेलियम न्यूक्लियस। क्या रहेगा? हेलियम न्यूक्लियस रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और सभी लोग स्क्रीन के ऊपर, सभी लोग स्किन के ऊपर अपना भाई साहब परचम लहराएंगे। और मैं आशा करता हूं कि 20 में से 15 प्लस सबको मिले होंगे। मैं एज ए टीचर ये एक्सपेक्ट करता हूं मेरे स्टूडेंट से कि सभी को 20 से ज्यादा ही मिले होंगे। अगर मिले हैं तो पहला सलाम, 21 में से पहले 5 तोहफे की सलाम मैंने अभी आपको दे दी है। बिल्कुल 21 में से 5 तोपों की सलाम आप सभी को, अगर आपने 15 प्लस या 15 प्लस मार्क ले लिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत गजब। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं 21 नंबर से। फिर से एक बार सभी लोग इसका भी आंसर फोड़ देंगे। चलो बताओ इसका आंसर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक में अंदर स्थित होते हैं? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। केंद्रक में कौन होता है? कौन होता है जी? ये होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। और उनको ही हम क्या बोलते हैं? उनको ही बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास इज सेम। चलो बताओ किसका मास और प्रोटॉन का मास समान होता है? चलो, और यहां पे बहुत सारे लोग जो है गलत आंसर करने वाले हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। प्रोटॉन का मास और किसका मास समान रहेगा जी? तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूट्रॉन। क्या रहेगा? न्यूट्रॉन। जस्ट इमेजिन कीजिएगा अगर मैंने यहां पे हाइड्रोजन लिख लिया,
अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया और यहाँ पे ई के साथ एफ ऑप्शन दे देता हूं, मोर देन वन ऑफ अबव, मोर देन वन ऑफ अबव, तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहेगा? चलो देखते हैं, सभी लोग ट्राई करेंगे। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके किसके बराबर रहता है, तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहना चाहिए? यहाँ पे इसका आंसर तो न्यूट्रॉन रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है क्या जी? नहीं। इसका मतलब प्रोटॉन का मास और आपके हाइड्रोजन का मास कैसे रहेगा? समान रहेगा। तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा? मोर देन वन ऑफ अबव। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो 23 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। किसी परमाणु की परमाणिक जो परमाणविक संख्या जो होती है, इसे क्या बोलेंगे जी? हम इसे बोलेंगे हम एटॉमिक नंबर। कितना सिंपल सा वर्ड है भाई साहब, कितना हार्ड लिखा गया इसको। परमाणु नंबर बोल देते थे, परमाणु नंबर, परमाणु संख्या, इतना सिंपल शब्द तो था। हाँ चलो बताओ इसको क्या बोलेंगे जी? ये किसे रिप्रेजेंट करता है जी? एटॉमिक नंबर बोल दिया तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रोटॉन। क्या रहेगा? प्रोटॉन। और वही अगर मैं यहां पे बोलूंगा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बारे में बोल दिया, माने कि परमाणु, परमाणु द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूं तो परमाणु द्रव्यमान में भाई साहब बताएंगे सभी लोग क्या क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान में क्या क्या होता है तो याद रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट इन दोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर फोड़ देंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग लाइक शेयर कमेंट चलते रहना चाहिए, ठीक है? जब मैं लाइक करने को बोलूंगा तो उस टाइम पे सभी लोग एक साथ लाइक कर देंगे। क्या कर देंगे? एक साथ लाइक कर देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका हाइड्रोजन। क्या रहेगा? हाइड्रोजन वो तत्व है जिसके न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। जस्ट अभी अभी इस क्वेश्चन को हमने भाई साहब पढ़े हैं, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। और ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी है और अगर आप 6 to 8 और 9 10 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है? चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। जबरदस्त तरीके से सेशन चल रहा है, यहाँ पे लगभग 800 के आसपास लाइक हो चुके हैं। सभी लोग एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया एक साथ लाइक कर देंगे। और हमारा टारगेट आज 2.5 के लाइव बच्चे लाने का है। अभी भी हम लगभग 1400 बच्चे बचे हैं। सभी लोग इस सेशन को जहां पे भी शेयर कर सकते हो वहां पे शेयर कर देंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर 26 प्रोटॉन है, 26 प्रोटॉन है तो 26 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, बराबर है। पर इन्होंने ये बोला है कि उसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। क्या आ गया? +2 चार्ज आ गया। +2 का मतलब क्या है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए। कितने इलेक्ट्रॉन खो दिए? 2 खो दिए। इसका मतलब 26 - 2 कितना आ जाएगा जी? 24 आ जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 24। क्या रहेगी? 24। और अगर मैं आपको पूछूं कि ये Fe+2 जो आयंस आपको नजर आ रहा है इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर कौन करेगा? चलो बताओ। अगर मैं आपको यह पूछूं कि Fe+2 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है तो यही आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर कर दो। चलो बताओ। बहुत बढ़िया जी। जी माइनस प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे ना, सही बात है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, प्रोटॉन कभी डोनेट या एक्सेप्ट नहीं किए जाते। यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हल्का तत्व कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। और जो हल्का होता है भाई साहब वो उसे उड़ा दिया जाता है। ये सिर्फ इसमें नहीं, हमारे सामान्य जीवन में भी वही तत्व अपनाया जाता है। वही सिद्धांत है कि जिसका पावर कम है, जिसकी ऊर्जा कम है, जिसका महत्व कम है ना समाज में, उसको समाज वाले, आपका पड़ोसी और आपका जो दुश्मन रहेगा भाई साहब फूंक मार के उड़ा देगा। अगर आप खुद को फूंक मारकर उड़ाना नहीं चाहते हो तो आपके पास एक ही रास्ता है, मेहनत, मेहनत और बस मेहनत ही करना है, ठीक है?
ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा भाई साहब, हाथ में गुदवा दो कि जब तक जॉब नहीं लगी तब तक मेहनत करना है, उसके बाद भाई साहब आलीशान जिंदगी जियो, बस वही तत्व है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर दो। अभी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स ऑफ। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम किसके आइसोटोप है, जिसके समस्थानिक है जी? ये रहेंगे आपके किसके समस्थानिक रहेंगे? हाइड्रोजन के समस्थानिक रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको 101% बता सकता हूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हाइड्रोजन ये तत्व जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक एक ना क्वेश्चन तो आने ही वाला है, आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, सभी लोग उसके भी आंसर देंगे। चलो 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो हाइड्रोजन के बारे में ही है। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। हाइड्रोजन एटम इज रफली थर्ड ऑफ वन थर्ड ऑफ द मास ऑफ द ट्रिटियम। तो इसका मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, बराबर है, 0 न्यूट्रॉन होता है। अगर मैं बात करता हूं ट्रिटियम की तो इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बराबर है। माने कि इसका मास कितना है? 1 है, और इसका कितना है? 3 है। तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन ट्रिटियम के कितना है जी? 1/3 है। कितना है? 1/3 है। या आपको ये बात समझ में आ गई? माने कि पहला स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। ड्यूटेरियम इज कॉल्ड द हेवी हाइड्रोजन, ये भी आपका सही रहेगा। ड्यूटेरियम एटम हैज 1 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में पक्के परमाणु में 1 न्यूट्रॉन होता है, ये भी आपका सही है। प्रोटियम इज द रेयरेस्ट आइसोटोप हाइड्रोजन, भाई साहब ये गलत है, ये आपका गलत रहे। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है ना, वह प्राकृतिक तरीके से कहीं ना कहीं कौन से रूप में मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो 28 नंबर के ऊपर जंप करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या है? चलो देखते हैं अभी कौन इसका उत्तर कर पाता है। आइसोटोप्स मान की समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट के ऐसे रूप, एक ही एलिमेंट के एक ही मूलभूत तत्व के ऐसे रूप जिनकी प्रोटॉन की संख्या समान हो, जिनकी प्रोटॉन की संख्या कैसी हो जी? समान हो, मान कि उनका एटॉमिक नंबर समान होता है, पर इसी के वजह से इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना भाई साहब, वो समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। तो इसका आंसर रहेगा मस्ट बी सेम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक बात मुझे बताओ, अगर इनकी रासायनिक गुण अगर समान होते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या ख्याल है आपका? फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम क्या बोलेंगे जी? उसे बोलेंगे हम भौतिक गुणों के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलो बताओ सभी लोग आंसर। ये समान होते हैं कि अलग होते हैं? बताओ सभी लोग, इसका भी आंसर कर देंगे जी। बहुत बढ़िया। ये कैसे होते हैं जी? ये अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे धड़ल्ले से। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड एज। चलो जी सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? यहां पे बोला गया है कि अगर हमें किसी का भी एज जानना है, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये किसके लिए जो भाई साहब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि मान लीजिए आपके दादाजी के दादाजी और उसका भाई साहब कोई चचेरा भाई होगा, उसकी उम्र अगर मुझे जाननी है तो भाई साहब मैं क्या करूंगा जी? इसमें मैं करूंगा कार्बन डेटिंग। इसके लिए मैं क्या करूंगा? कार्बन डेटिंग करूंगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या करूंगा? कार्बन डेटिंग करूंगा। और कार्बन डेटिंग करने के लिए कार्बन का कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है? इसका भी आंसर मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया, C14। कौन है जी? C14। चलो आगे बढ़ते हैं।
30 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके यह रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। कैथोड रेज आर, कैथोड किरणें कैसे होती है, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे धड़ल्ले से। हमारा टारगेट कोई नहीं भूलेगा, 2.5 के बच्चे लाइव आना चाहिए, हमारा आज का टारगेट है। इसके लिए सभी लोग जहां पर भी आप इस सेशन को शेयर कर सकते हो, जहां पर भी व्हाट्सएप पे स्टेटस रख सकते हो, आज के दिन आपको रखना है बस, ठीक है? तो बताओ, रख दो और शेयर करने के बाद मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कैथोड किरणें क्या होती है जी? कैथोड और एनोड दो प्रकार की किरणें हमने पढ़े हैं। अगर कैथोड किरणों की बात करता तो ये कैसे होते हैं? हाँ, खा गए ना धोखा, खा गई ना धोखा। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया है भाई साहब, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मैं एनोड किरणें की बात करता हूं, एनोड किरणों की बात करता हूं, एनोड रेस की बात करता हूं, तो भाई साहब इसका उत्तर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि एनोड रेस की खोज किसने की, इसके बारे में खोज किसने की। ये बड़ा ही संदिग्ध सा सवाल है जिसके बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताएंगे कि एनोड किरणों की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया, मैं राह देख रहा हूं, जल्दी से आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। चलो जी, फास्ट। कौन है वो वैज्ञानिक जिन्होंने एनोड रे की खोज की थी? बहुत बढ़िया, अभी आंसर आया है, अभी आंसर आया है। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एनोड रे की खोज की थी, गोल्डस्टीन, याद रखिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। 32 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसे अच्छे से मार्क करके रख दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करके रख दीजिए। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका बेक्वेरियल। क्या रहेगा? बेक्वेरियल इज द करेक्ट आंसर, बेक्वेरियल इज द करेक्ट आंसर। ये डेसिबल किसकी इकाई है जी? ये होती है आपकी साउंड की। किसकी? साउंड की। अगर मैं एम्पियर की बात करता हूं तो ये होती है आपकी करंट की। किसकी? करंट की। अगर मैं कोबाल्ट की बात करता तो कोबाल्ट कोई ऐसा इकाई नहीं है जी, ये क्या है जी? एक प्रकार का तत्व है, एक प्रकार का एलिमेंट है। और सभी लोग मुझे बताएंगे अगर मुझे कैंसर की ट्रीटमेंट करनी है तो उसका लिए मैं कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप का इस्तेमाल करूंगा। चलिए जी, कोबाल्ट का अगर नाम पूछ ही लिया है तो कोबाल्ट कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम क्या जी? C60। क्या नाम है? C60, ये आपका नाम रहेगा। और उसी तरह से अगर C60 मैंने लिख ही लिया है तो एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर किसी को ये अपना थायराइड ग्रंथि जो उसका अगर प्रॉब्लम हो गया है तो उसके लिए हम कौन सा आयोडीन का समस्थानिक इस्तेमाल करेंगे? ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख देंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। 32 हो गया। 33 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो कोई नहीं, ये बोनस क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पर मुझे बताइए इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। चलो बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कणों को निरूपित करता है, माने कि उसको इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है? चलो जी, बहुत बढ़िया, I-131, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। I-131 इज द आइसोटोप विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? देखो यहां पे गोते खा रहे हो, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। हीलियम के मॉलिक्यूल में अगर मैं आपको पूछूं कि इस हीलियम के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, और इसी में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये अगर आप बताओगे तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से। अगर आपको बोला गया है कि हीलियम के इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो उसका उत्तर रहेगा आपका 2। क्या रहेगा? 2। और वही अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात पूछी जाए तो वो रहेगा आपकी 2। कितने हैं जी? 2 एंड 2। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 33। चलो बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? एकदम इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसे अगर आपने रॉन्ग कर लिया तो समझ लीजिए कम से कम 5 लाख कैंडिडेट के पीछे चले गए। इसे अगर आपने रॉन्ग कर लिया तो समझ लीजिए कम से कम 5 अभ्यर्थियों के पीछे चले गए हो।
इसका क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। चलो 34 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे क्या सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है? मैं देखना चाहूंगा कोई गलत तो नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारा जी बिल्कुल, जिन जिन लोगों ने इसका सही उत्तर किया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, मैं देखना चाहूंगा। सभी ने सही उत्तर किया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हाथ दिख रहे। चलो 34 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्के बनने को रोकता है। चलो इसका भी आंसर कर दो, कौन है वो? कौन है वो? बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? एक्चुअली मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया था। इसका आंसर क्या रहेगा? हिप्यारिन। इसका आंसर क्या है? हिप्यारिन वो केमिकल होता है जो हमारे लीवर और किडनी की कोशिकाएं और उसी तरह से हमारी जो ब्लड कोशिका है उनके द्वारा बनाया जाता है, जो हमारे खून को पतला रखने में मदद करता है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं विटामिन की बात करूंगा, वो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वही कंडीशन है। अगर इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिए तो भाई साहब पूरे दुनिया के पीछे चले गए, ऐसा समझ लियो। कौन सा विटामिन रहेगा? वो रहेगा आपका विटामिन के। कौन सा रहेगा? विटामिन के रहेगा। क्लियर है? चलो 34 नंबर का क्वेश्चन खत्म। 35 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसको भी कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलो बताओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से जो इसका आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, सही। यहां पे बोला गया है कि कोई साउंड वेव है, कोई साउंड वेव है जिसमें 10 कॉम्प्रेशन और 10 रेरिफैक्शन है, बराबर है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक कॉम्प्रेशन और एक रेरिफैक्शन, एक जो आपका संपीड़न और एक जो विरलन होता है, ये मिलकर आपको एक वेव बनती है, एक तरंग बनती है। तो ऑब्वियस है अगर 20 कॉम्प्रेशन और 20 रेरिफैक्शन है तो आपकी कितने वेव्स बनेगी जी? वहां पे बनेगी आपकी 20 वेव। कितनी बनेगी? 20 वेव। अगर 20 वेव की लंबाई 10 मीटर है तो एक वेव की लंबाई कितनी रहेगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है जी। इसे अब कैलकुलेट जब करोगे तो आपके सीधे दिमाग में आ जाएगा कि भाई साहब वो कितना आ जाएगा? 1/2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 मीटर आ जाता है। सॉल्व जब इसे करोगे तो आपका आंसर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 10 डिवाइड बाय 20 कर लोगे भाई साहब, कितना आएगा? 1/2 मीटर पर लेंथ आ जाएगा। 1/2 मीटर मतलब होता है आपका 50 सेंटीमीटर। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते 36 नंबर का क्वेश्चन गलत कर दिए दुनिया के पीछे। क्वेश्चन देखो कितने बार पूछा गया है। क्वेश्चन देखो कितने बार पूछा गया है। 95, 99 और बाद में भाई साहब बिहार के एपीओ में 2020 में रिपीट हुआ है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? तो सार्वभौमिक दाता आपका ऑप्शन नंबर ए ओ रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए ओ रहेगा। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। अमीनो एसिड किसके मूलभूत अंग होते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमीनो एसिड किसके मूलभूत अंग होते हैं? फास्ट। तो इसमें पूछा गया कि अमीनो एसिड किससे बना है? ये बने होते हैं आपके प्रोटीन से। किससे बने होते हैं जी? प्रोटीन से बने होते हैं। बहुत बढ़िया। और उसी तरह से मुझे लिख के बताएंगे, अगर मैं फैट्स माने कि वसा की अगर मैं बात करता हूं तो वसा का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? वसा का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? जो किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके फैटी एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फैटी एसिड से बने होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 40 नंबर का क्वेश्चन। चलो 38 नंबर का क्वेश्चन, 37 हो गया, 38 आपके सामने ये रहा। इसका भी आंसर कर देंगे सब। इसका आंसर क्या रहेगा? सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? और अक्सर यहां पे क्वेश्चन भाई साहब लोग गलत कर देते हैं। मैं इतनी आशा कर सकता हूं कि भाई साहब ये 12 आंसर कोई नहीं देगा। ये 12 कोई नहीं बोलेगा। जिसने 12 बोल दिए भाई साहब उसके 12 बज गए, समझ लियो। जिसने 12 बोल दिए भाई साहब उसके 12 बज गए, समझ लियो। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 8 होते हैं जी।
कितने होते हैं? 8 होते हैं, याद रखियो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर। विच ऑर्गन स्टोर्स फैट सोलुबल विटामिन? कौन सा ऐसा अंग है जो वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? ब्लड होता, स्किन होता है, लिवर होता है कि पैंक्रियाज होता है? सब लोग इसके भी आंसर कर देंगे जल्दी से। फैट सोलुबल विटामिन का भंडारण कौन करता है जी? ये करता है आपका लिवर करता है, हमारा यकृत करता है, हमारा जिगरा करता है। चलो आगे 40 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस द डिले इन द ब्लड क्लॉटिंग? चलो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के वजह से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिए भाई साहब। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन के। विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। और सभी लोग विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम, जिसे हम क्या बोलेंगे जी, रासायनिक नाम क्या है, वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। रासायनिक नाम क्या है इसका, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं राह देख रहा हूँ। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40 नंबर हो गए हमारे क्वेश्चन के। कितने हो गए? 40 हो गए। आगे मैं 10 और क्वेश्चन लूंगा, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि 20 के बाद जो आपके 30 क्वेश्चंस लूंगा, इसके ऊपर भी आपको बताना है कि ये 30 में से आपको कितने मिले। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलो बताओ, जल्दी 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 आंसर करेंगे सब लोग इसका आंसर। बहुत बढ़िया जी, फाइलोक्यूनॉन। क्या आंसर रहेगा इसका? फाइलोक्यूनिन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर क्या रहेगा? साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी बोल दिया तो भाई साहब आज का आंसर क्या रहेगा? सेल रहेगा। क्या रहेगा? कोशिका इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोला जाता है? सभी लोग उसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है भाई साहब आपका रॉबर्ट हुक को। किसे बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। चलो बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर कर दिया है, अच्छा लग रहा है। चलो 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलो बताओ। आंसर क्या रहेगा इसका? बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसको इथोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इथोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? इथोलॉजी बोला जाता है। और एंटोमोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है? जो कीट होते हैं, जो कीट होते हैं उनका अध्ययन जहां पे किया जाता है उनको एंटोमोलॉजी बोला जाता है। इकोलॉजी आप सभी को पता है। और इथेनिक्स क्या होता है भाई साहब, इसके बारे में जान लेते। देखो, एंटोमोलॉजी मतलब जो कीट पतंगे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मैं अगर इकोलॉजी की बात करता हूं तो जहां पे वनस्पतियां, प्राणी और जितने भी जैविक घटक है और अजैविक घटक है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। मैं अगर यूथेनिक्स की बात करता हूं तो जीवित स्थिति में सुधार कर मानव कल्याण का अध्ययन जिसमें किया जाता है, माने कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात जहां पर की जाती है उसमें यूथेनिक्स बोला जाता है। अगर मैं पोमोलॉजी की बात करता हूं तो पोमो मतलब हो गया फल। पोमोग्रेनेट सभी को पता है, पोमोग्रेनेट सभी को पता है। और आज ही हमारा जो 6 बजे का करंट अफेयर का क्लास हो रहा है, कितने लोगों को पता है कि डेली हमारा वाईटी के ऊपर 6 बजे सुबह करंट अफेयर की क्लास हो रही है। कितने लोग इसे अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग इसे अटेंड कर रहे हैं?
पता है कि नहीं पता है? जिन लोगों को नहीं पता है उन सभी को बता दो कि टीचिंग परीक्षा में अभी आपको डेली नेशनल, इंटरनेशनल और सभी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। और जो लेने वाले हैं वो सचिन जगताप सर जी है, जिनको लगभग 20 से 25 साल से भी ज्यादा भाई साहब इनका एक्सपीरियंस है। शायद यहाँ पे कुछ लोग पढ़ रहे होंगे तो उनकी उम्र भी उतनी नहीं होगी, उतना ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस विद्यार्थी जिन्होंने यूपीएससी को पढ़ाया है, जो स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन उनको पढ़ाया है, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम कर कर और यहां पर अभी वो सेटल हो गए, जहां पे वो आपको डेली 6 बजे आपका करंट अफेयर का क्लास हो रहा है। ठीक है जी, चलो समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो उसी तरह से सेरिकल्चर, जिसमें रेशम कीट के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी, बैच में भी शुरू हो गया है जी, बैच में भी आपको मिल जाएगा, अभी कोई टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? चलो जी, इसका भी आंसर कर देंगे, इसका जल्दी से। सुबह 6 बजे जो पढ़ाई होगी ना भाई साहब, वो पढ़ाई नहीं होगी आप सभी की अच्छे से। तो वो जो बेस्ट टाइम रहेगा, मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोग बोल रहे कि सर 6 बजे टाइम चेंज कर दो जी, 6 बजे का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ाई करने का। अगर वहां से आपने शुरुआत कर दी तो पूरा दिन आप पढ़ाई करते रहोगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है जी? इंसेक्ट की पढ़ाई की जाती है तो उसको अभी हमने बताया है, इसका आंसर रहेगा आपका एंटोमोलॉजी। क्या रहेगा? एंटोमोलॉजी रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या जी? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब यह होता है जहां पे मनुष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है। माने कि एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट है, वो बताएगा कि भाई साहब मानव बंदरों से पैदा हुआ है। एंटोमोलॉजी आपने बताया कीटों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, जहां पे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम धरती के बारे में पढ़ते हैं, भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? चलो भूगर्भ के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जो है दानिश सर का सच में क्लास सीरियसली देखते हैं। दानिश सर का क्लास में डेली देखता हूं, मुझे बड़ा पसंद है भाई साहब, बहुत नॉलेज मिलता है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं बात करूंगा पृथ्वी के केंद्र की, अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी के केंद्र की, तो पृथ्वी के केंद्र में जो भाई साहब एक लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है जो हमारा पृथ्वी का केंद्र है, जो सेंटर है, उसे क्या बोला जाता है? देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर। क्या बात है, क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गए। तो यहां पर सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि क्या आप सभी लोग दानिश सर का क्लास कर रहे हो ईमानदारी से? अगर कर रहे हो तो मैं विज्ञान पढ़ाने वाले इंसान को भी पता चल गया है कि पृथ्वी के केंद्र को क्या बोला जाता है। इसे भाई साहब नीफे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में आपको निकल और आयरन के तत्व पाए जाते हैं, और यही आयरन और निकल के तत्व जो है भाई साहब ये गोल गोल घूमते हैं। क्या घूमते हैं? गोल गोल घूमते रहते हैं, और इसी के वजह से हमारी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी पृथ्वी की, इन्हीं के वजह से बन रहा है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन द, चलिए यहां पे यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, जिनके अंदर क्या होता है जी? आप सभी को पता है। तो आरएनए का संश्लेषण कहां पर किया जाता है? क्या यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सेंट्रियोल के अंदर, राइबोसोम के अंदर, कि न्यूक्लियस के अंदर होता है? अरे भाई, यहाँ पे आपका आरएनए बोला गया है, यहाँ पे आपका आरएनए बोला गया है, यहाँ पे मैंने प्रोटीन नहीं बोला है। यहाँ पे प्रोटीन बोला है क्या? प्रोटीन अगर होता तो आपका राइबोसोम आंसर होता। यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस आपके न्यूक्लियस में होता है। कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। थोड़ा सा देखो, मैं बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाले क्वेश्चन है। इसे अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका माइंड बहुत ही शार्प हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उसके पहले आप सभी को और एक खबर दे देता हूं। देखो, टीचिंग परीक्षा के सभी टीचर्स इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपके आने वाले, वहां पे हर विद्यार्थी का होना चाहिए। इसीलिए हम सभी ये मेहनत कर रहे, बड़े बड़ी मैराथन रिवीजन ले रहे, और उसी तरह से मोना मैम भी आप सभी के लिए एक महा रिवीजन आज ही लेकर आएंगे, जो आपका 4 बजे सेशन होने वाला है। कितने बजे?
4 बजे सेशन होगा, सभी लोग जो है इसे ज्वाइन करेंगे और जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन है भाई साहब सभी को फोड़ देंगे। चलो बताओ कौन फोड़ने आने वाला है? चलो सभी लोग आ जाएंगे, कौन फोड़ने वाला है? जो फोड़ने वाला है, जो हर क्वेश्चन को यहाँ पे चैलेंज कर कर एक्सेप्ट कर कर रिवाइज करेगा भाई साहब, उसी का सिलेक्शन होगा इस बार। इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा और जो कंपटीशन में टिकना चाहता है उसे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है और हमें यह बात पता है, इसीलिए बार बार रिवीजन, क्योंकि जिस तरह से विद्या बालन जी ने बोला था कि भाई साहब वो क्या होता है, तो उसका उन्होंने आंसर दिया था इंटरटेनमेंट और बस इंटरटेनमेंट। तो अभी मैं आबर बोलूं कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता का राज कोई पूछे तो एक ही उसका आंसर रहेगा, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका वायरस। तो याद रखेगा, वायरस को हम किसी भी किंगडम में नहीं रखते क्योंकि ये मरा भी है जिंदा भी है, माने कि ऐसा जीव है जो भाई साहब शरीर के बाहर है तो मरा है, अंदर है तो जिंदा है। ठीक है, चलो 46 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है? भाई साहब ये अगर आपको समझ में आ गया है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया है, तो भाई साहब आप इसका आंसर कर पाओगे। नहीं तो भाई साहब यहाँ पे 90% लोग गलत आंसर देने वाले हैं। क्या बात है, मुझे पता था यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत आंसर देने वाले, मैंने इसीलिए क्वेश्चन डाला है। एक बात मुझे बताइए, कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इससे मिलती है हमें ऊर्जा। और एक बात मुझे बताओ, ऊर्जा कहां पर पैदा होती है? वो होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमने एक तत्व के बारे में पढ़ा था, अगर मैंने आपको याद दिला दिया तो मैंने विटामिन के बारे में बोला था कि जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जिसमें 8 विटामिन का समावेश होता है, ये सभी के सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मुख्य तौर पर ऊर्जा का चयापचय, माने कि जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे बढ़ावा देती है। और इससे क्या होती है जी? शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में इसमें मदद होती है। तो जब कभी भी आपको वीकनेस फील हो, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, बार बार नींद आ रही है, बुक को देख लिया फिर भी नींद आ रही है, चल रहा हो फिर भी नींद आ रहा हो, बैठे बैठे सोए जा रहा हो, और उस टाइम पे अगर आप मम्मी के भाई साहब गालियां खा रहे हो, फिर पापा जी के चप्पलें खा रहे हो, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को एक बार जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है, इसमें कोई भी, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैसे होता है जी? वाटर सोलुबल होता है। अगर ज्यादा भी हो गया तो भाई साहब इसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 हो गया। 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे जी। बिल्कुल, दानिश सर की क्लास होने वाली है जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सब लोग जल्दी से आंसर करेंगे। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। देखते ही इसका उत्तर कौन करता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पे ऐसा बोला गया है कि जिसमें लिविंग सेल है, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही उसमें शामिल होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, मान की जीव द्रव्य बोलते हैं। हमने पढ़े हैं भाई साहब इसके ऊपर। अगर किसी भी कोशिका के ऊपर जो कोशिका भित्ति अगर हमने निकाल लिए, माने कि हमने क्या निकाल लिए, हमने अगर सेल वॉल निकाल लिए, तो हमारे पास जो बचा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बचा है। और हमें पास क्या बचता है? क्या बचता है जी? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बचता है। ओके, चलो 47 हो गया। 48 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। देखते हैं क्या इसका उत्तर देते। चलो ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, पढ़ो अच्छे से और इसका आंसर करो। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? 3 कार्बन वाला जो अणु बनता है उसे क्या बोला जाता है? ऐसे बोला गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका पाइरुवेट, या इसे हम बोलते हैं पाइरुविक एसिड। क्या बोलते हैं? पाइरुविक एसिड। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये पाइरुविक एसिड कहां पर बनता है।
ये कहां पर बनता है और कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को तोड़कर 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड को बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होता है? ये रहेगा आपका साइटोप्लाज्म में। किसमें होगा? साइटोप्लाज्म, जिसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है तो उसका आंसर रहेगा आपका ग्लाइकोलिसिस। इसका उत्तर क्या रहेगा? ग्लाइकोलिसिस रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। 48 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हुए 49 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? चलो जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किसने कोशिका ये शब्द ढूंढ कर निकाला है? चलो बताओ। सेल को सेल, सेल को सेल, सेल को सेल किसने कहा था? रॉबर्ट हुक जी ने। किसने कहा था? रॉबर्ट हुक जी ने बताया था। ये आपको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 50 नंबर का क्वेश्चन। भाई साहब पहला पड़ाव यहां पे हमारा पार होता है। यहां पे हमारे 50 क्वेश्चन, माने कि 50% क्वेश्चन यहां पर पूरे होते हैं। और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आपका। 1 घंटे के अंदर हमने लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ लिए। और इसी स्पीड से अगर जाओगे तो बीपीएससी का पूरा पेपर भाई साहब 50 या 60 मिनट में खत्म करके आ जाओगे। मैं पक्का बता रहा हूं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? क्या बात है, क्या बात है। इसका आंसर रहेगा आपका रॉबर्ट हुक। इसका आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक रहेगा। सभी लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए भाई साहब, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। कोई नहीं, आंसर रखिएगा रॉबर्ट हुक। करेगा रॉबर्ट हुक। चलो तो सभी लोग मुझे बताएंगे अभी, अपने मार्क्स खोलेंगे, सभी लोग अपना राज खोलेंगे। 50 में से आपके कितने बराबर आए हैं? 50 में से कितने लोगों के बराबर आए हैं? चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। 50 में से कितने बराबर आए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40 प्लस अगर आपको मिले हैं ना भाई, 40 प्लस अगर मिला है ना बहना आपको, तो समझ लीजिए कि भाई साहब आप बहुत सही ट्रैक पर जा रहे हो। उतने मिलने ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द फाइलम। रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? कौन से प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलो बताओ, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जी, जिनको 40 से कम मिले हैं, समझ लीजिएगा आपको अध्ययन करने की और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा कॉर्डेटा। क्या रहेगा? कॉर्डेटा, जिसे हम कशेरुक जानवर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जिनके अंदर वर्टिब्रेट्स होता है, माने कि रीढ़ की हड्डी होती है। एक बार चेक कर लो, आपको गर्दन के पीछे हाथ लगा के देखो कि क्या वहां पे आपको हड्डियों की एक लाइन नजर आ रही है। अगर आ रही है तो समझ लीजिए कि आप कॉर्डेटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप वर्टिब्रेट्स हो। है ना? सभी लोग यहाँ पे वर्टिब्रेट्स बैठे हैं ना? सभी लोग वर्टिब्रेट्स है। चलो बहुत बढ़िया। चलो 51 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय नहीं है? नहीं है पूछा गया है जी। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नहीं पूछा गया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ी करने वाले, मुझे पता है। इस क्वेश्चन का आंसर 99% लोग गलत करने वाले हैं। 99% लोग गलत करने वाले। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। क्या बात है यार, आप सच में कमाल हो, कमाल हो, कमाल हो। जिन लोगों ने हाइड्रा ये उत्तर दिया है, कमाल हो भाई। सच में बोल रहा हूं, सैल्यूट। मुझे नहीं लगा था कि आप सही उत्तर कर पाओगे इसका। मुझे नहीं पता था आप इसका सही उत्तर कर पाओगे, पर आपने कर दिखाया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलो 33 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका भी आंसर कर देंगे। हाइड्रा, हाइड्रा आंसर कर दिया ना आपने। चलो हाइड्रा के बारे में और जानते हैं। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और आगे बढ़ देंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? और यहाँ पे 1.5 के लाइक आपने कंप्लीट कर दिए। हमारा टारगेट 2000 लाइक का है
और 2000 प्लस लाइव बच्चे का है। अभी भी 500 लोग कम है, सभी लोग जहां पर भी शेयर कर सकते हो उसे शेयर कर देंगे। अगर मैं हाइड्रा की बात करता तो हाइड्रा का इसके अंदर जो प्रजनन होता है वो पहले तो आपको याद रखना कि ये असेक्सुअल होता है। कैसे होता है? असेक्सुअल होता है, माने कि अलैंगिक प्रजनन होगा। और इसी अलैंगिक प्रजनन के अंदर अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या रहेगा जी? सभी ने आंसर दे दिया है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रैगमेंटेशन रहेगा, बडिंग रहेगा, बाइनरी फिजन रहेगा कि स्पोर फॉर्मेशन रहेगा? बहुत बढ़िया जी। यहां पे कुछ लोग सी बोल रहे हैं और मैक्सिमम लोग सी ही बोल रहे हैं। तो एक बात मुझे बताओ, हाइड्रा के अंदर, है ना, हाइड्रा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है। अरे भाई यहां पर देखो, ये हाइड्रा है, हाइड्रा प्रजनन कैसे करेगा? इसके ऊपर ऐसी गांठ आएगी, एक क्या आएगी? गांठ आएगी, एक बर्ड आएगा और धीरे धीरे वो बढ़ेगा और अपने माता पिता से वो अलग होकर भाई साहब बढ़ जाएगा, अपना स्वतंत्र जो है वो जीवन जीने लगेगा। तो एक बात मुझे बताओ, इसका आंसर क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? फ्रैगमेंटेशन रहेगा, बडिंग रहेगा कि क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका बडिंग होता है। क्या होता है? बडिंग रहेगा। गांठ आते हैं और गांठ बड़ी होकर अलग हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। और मैंने आपको बोला था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना कि वैसे वैसे क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएंगे, और जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक टिका रहेगा वही टिकेगा, बाकी सब पानी में डूब जाने वाले हैं। चलो बताओ इसका आंसर। द मेंबर्स ऑफ एनिमल फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस। ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जो पेड क्लास में पढ़ रहे हैं भाई साहब वो बच्चे करेंगे। अभी अभी मैंने आप सभी को बोला है कि स्पॉन्जेस भाई साहब नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, स्पॉन्जिया, याद आ रहा है? वो कौन से ग्रुप से बिलोंग है? वो आता है आपका पोरीफेरा से। किससे आता है? पोरीफेरा नाम के ग्रुप से आता है। कितने लोगों को याद आ गया? जो पेड क्लास से बच्चा बिलोंग कर रहा है, जो मेरा डेली क्लास कर रहा है एनिमल किंगडम वाला, वो एक बार हाथ ऊपर कर देगा, बोलेगा कि सर हमने पढ़े हैं, हमें अच्छे से याद आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन, 55 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, याद आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इसी लेवल की स्टडी करने चाहते हैं ना, तो भाई साहब आप सभी के लिए 60% का ऑफर शुरू है। 60% का ऑफर शुरू है। किसी भी बैच में आप एंट्री कर लो प्रीमियम कंटेंट के साथ। मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस स्टूडेंट जिनको जो टीचर है उनको लगभग कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? ये बेस्ट इन क्लास है। तो अगर आप ज्वाइन करना सकते हो और अगर आप ये भी करना चाहते हो कि 2025 में शिक्षक बनने का सपना पूरा, तो अभी के अभी ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है? और जिसको भी बैच लेना है, नीचे नंबर चल रहा है, वो कॉल करेंगे और अपनी इंक्वायरी डालकर आज के आज ही बैच परचेस कर लेगा। क्लियर है? तो चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ओपन वैस्कुलर सिस्टम। चलो पेड वाले बच्चों, जो पेड में पढ़ रहा है सभी लोग बताएंगे कि ये ओपन वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है जी? इसे हम बोलते हैं खुला संचार प्रणाली। खुला संचार प्रणाली, इसे बोलते हैं हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। बराबर। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये हमने पढ़े कि भाई साहब कीटों के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? कीटों के अंदर। और इसका उदाहरण क्या है जी? कॉकरोच। क्या है जी? कॉकरोच। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आंसर सही किया है कि क्या आप पेड क्लास के बच्चे हो, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही फायदा है पेड का, यही फायदा है पेड का कि भाई साहब एक एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये तो हमने पढ़े हैं, इसको तो मैं ऐसे ही फोड़ दूंगा। ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए पेड बैच लेना पड़ता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। चलो बताओ। इसका भी आंसर सिर्फ पेड वाले बच्चे करेंगे, बाकी लोगों को आएगा पता नहीं, पर पेड वाले बच्चे जो इसका आंसर कर देंगे। यहां पे बोला गया है कि कॉकरोच भाई साहब सांस कहां से लेते? छेदी सिंह सभी को याद आ रहा है? डिस्कियाओ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी। अगर मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूं तो कहां से सांस लेंगे? स्पीराकल से सांस लेंगे, जिसे हम श्वास रंध्र बोलते हैं। हमने पढ़े हैं जितने भी कीट होते हैं कहां से सांस लेते हैं?
कहां से सांस लेते हैं? स्पिराकल से सांस लेते हैं। क्लियर है? और ये कुछ उदाहरण आपको सामने रख रहा हूं। ये अगर मैं कॉकरोच दिखा रहा हूं तो कॉकरोच के साइड में यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्पिराकल, और वही मधुमक्खी के पेट के नीचे भी यहाँ पे जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पिराकल बोलते हैं, श्वास रंध्र बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर, ऑक्टोपस किस प्रजाति से अंतर्गत आता है? और ये एनिमल किंगडम के क्वेश्चन इस बार आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखने को मिलने वाले हैं। 101%, 101%। और ये हम सबने पढ़ लिए भाई साहब, हमने सबने पढ़ लिए। ऑक्टोपस कौन से ग्रुप में आता है? हमने पढ़े थे कि हमारे एनिमल किंगडम में सेकंड नंबर का ऐसा ग्रुप है जहां पर दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है जीवों की। उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है भाई साहब मोलुस्का। उसका नाम क्या है? मोलुस्का। क्या नाम है? मोलुस्का। पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं भाई साहब, पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। और उसी तरह से हमने ये भी पढ़े हैं कि मोलुस्का के अंदर जो ऑक्टोपस आता है उसके रक्त का रंग कैसे होता है जी? ब्लू होता है, नीला होता है। ये नीला क्यों होता है जी? क्योंकि इनके अंदर जो रक्त होता है उनको हम हीमोसाइनिन बोलते हैं, और ये हीमोसाइनिन जो होता है इसके अंदर तांबा ये तत्व होता है। कौन सा? तांबा ये तत्व होता है। और इसी तांबे के वजह से आपको ये कौन सा नजर आएगा? नीले रंग का नजर आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते। 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, बहुत बढ़िया। पूछा गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेंढक में विकसित हो जाता है? आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेटामॉर्फिज्म। क्या रहेगा? मेटामॉर्फिज्म। सिर्फ मेंढक ही नहीं, जो सिल्क वॉर्म होता है, जिसे हम रेशम का कीड़ा बोलते हैं, जो रेशम का कीड़ा होता है उनके अंदर भी ये मेटामॉर्फिस नाम की, कायांतरण नाम की प्रोसेस होती है। और उसी तरह से एक और उदाहरण में आपको याद रखना है, वो है आपके बटरफ्लाई का। किसका जी? बटरफ्लाई। माने कि जो आपका वैसा बटरफ्लाई है उसके अंदर भी कौन से प्रकार का आपको काया ये नजर आया, डेवलपमेंट नजर आता है, वो होता है आपका मेटामॉर्फिज्म। उसे क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, चलो 58 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 59 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन आपके लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका तो आंसर कोई नहीं गलत करेगा। जो गलत करेगा समझ लीजिए भाई साहब 5 लाख कैंडिडेट के पीछे चला गया। इसका आंसर जितने गलत कर दिया वो 5 लाख कैंडिडेट के पीछे चला गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? क्रोकोडाइल, जो कि एक कौन से ग्रुप से आता है? ये आता है आपके रेप्टाइल से बिलोंग करता है, माने कि ये आता है आपके सरीसृप से आता है। और इसका आंसर रहेगा आपका 4। क्या रहेगा? 4। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो जनरली सरीसृप होते हैं, जो जनरली सरीसृप, जिसे सांप भी आ जाएगा भाई साहब, बराबर। उदाहरण, इसके अंदर हार्ट के कितने चेंबर होते? चलो बताओ, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? क्रोको, पेपर लीक हो गया जी, पेपर लीक हो गया है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं जी, 3 होते हैं। चलो बताओ ये 2 चेंबर किसके अंदर रहेंगे? किसके अंदर रहेंगे? जो जनरली पानी में रहने वाली जो मछलियां है भाई साहब, मछलियां है, उनके अंदर आपको 2 चेंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो 58 हो गया। 59 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किस जीव का द्विकोष्ठीय हृदय है? द्विकोष्ठीय हृदय। चलो सभी लोग लाइक कर देंगे एक साथ। 1.5 के लाइक हो गए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही बढ़िया दिल जो है आप सभी के लिए मेरा, फॉर 1.5 के लाइक्स करने के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 2.0 लाइव स्टूडेंट लाने का। और यहां पर लगभग 1600 के आसपास बच्चे आ गए, बस 400 और थोड़ा सा दम लगाएंगे, शेयर करेंगे, वो भी आ जाएंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? द्विकोष्ठीय किसके अंदर रहेगा? फिश, मछलियों के अंदर। किसके अंदर? मछलियों के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 60वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? अंडज का मतलब क्या होता है जी? अंडे देने वाला है, अंडे देने वाला है। और आप सभी को पता है कि बंदर जो है भाई साहब अंडा नहीं देता है। सबको पता है कि नहीं पता है? सबको पता है ना, बंदर अंडे नहीं देता है ना, बंदर अंडे नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मेंढक रहेगा।
इसका आंसर क्या रहेगा? मेंढक रहेगा। मेंढक क्या देता है? अंडे देता है। क्या देता है? अंडे देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं स्तनधारियों की बात करता हूं, ये क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया, अगर मैं स्तनधारियों की बात करता हूं तो ये कैसे होते हैं जी? ये जनरली विविपेरस होते हैं, माने कि बच्चों को जन्म देने वाले हैं। पर इन स्तनधारियों में कुछ अंडज प्राणी भी है, कुछ अंडज प्राणी भी है। अंडज प्राणी में जिसे हम ओवीपेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवीपेरस जानवर है। उनकी उदाहरण बता दो, उसके नाम बता दो। दो है। कितने हैं? दो है। पहला है आपका इकिडना। पहला कौन सा है जी? इकिडना। पहला कौन सा है? इकिडना। और दूसरा कौन सा है जी? प्लेटिपस। दूसरा कौन सा है? प्लेटिपस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। 61 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर। और इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले, पहले बता रहा हूं। इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले, तो थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा जानकर भाई, थोड़ा देखकर चलो, आगे पीछे ऊपर नीचे देखकर चलो। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर रहेगा हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आपको ध्यान में रखना है, यहां पे कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। भाई साहब, CO2 नहीं चाहिए हमें, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें पानी चाहिए। ये दो चीजें अगर रह गई तो भाई साहब जंग ऐसे ही लग जाएगा। और सभी लोग जो आयरन को लगने वाला रस्ट होता है उसका केमिकल नेम जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसे हम Fe2SO4 XH2O इस तरह से उसे लिखा जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ही बोलेंगे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका सही नाम रहेगा। क्लियर है जी? क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 हो गया। 62 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विद द जिंक। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका गैल्वानीकरण। क्या रहेगा? गैल्वनाइजेशन रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 62 नंबर का क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। बहुत बढ़िया। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सा ऐसे विटामिन है जिसकी कमी की वजह से बेरी बेरी नाम का डिसीज होता है? बेरी बेरी अगर हो रही तो हो किसकी वजह से होता है? B1 की वजह से। किसकी वजह से? B1। और B1 को ही नाम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? थायमिन बोलते हैं। और उसी तरह से सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे कि विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है, और विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है। इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है, हर ऑप्शन को खंगालना है, उसे ऐसे खंगालो कि भाई साहब वो टूटकर बिखर जाए। ठीक है, तो तोड़ो और मुझे बताओ कौन कौन से डिसीज है। इसका आंसर रहेगा पहला रिकेट। विटामिन डी की कमी रिकेट, विटामिन ए की कमी रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। और विटामिन सी की कमी भाई साहब मसूड़े से खून, उसे बोलेंगे हम स्कर्वी। क्या बोलेंगे? स्कर्वी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 63 हो गया। 64 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। बताओ बताओ क्वेश्चन क्या है? विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन द एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। चलो बताओ। यहां पे बोला गया है कि कौन से ऐसे विटामिन है अगर उनको मैंने भाई साहब ज्यादा ही खा लिया है ना, पसंद आ रहे मतलब ज्यादा खाना, ज्यादा खाना वैसे भी बुरी बात है, ज्यादा ही खा लिया तो उसका भाई साहब साइड इफेक्ट हो जाएगा। आंसर तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में जो घुलनशील होते हैं माने कि फैट सोलुबल विटामिन जो होते हैं, A D E K, कितने लोगों को याद है? कीड़ा। तो बताओ यहां पे कहां पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। B, C, B कॉम्प्लेक्स, ये सभी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और इसमें से ये हानिकारक नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा आपका? A एंड D आएगा। क्या आएगा? A एंड D इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 हो गया। 65 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन डी। क्या रहेगा?
विटामिन डी। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि हमारे शरीर में आयरन का अवशोषण करना है, किसका? आयरन का अवशोषण करना है, तो आयरन के अवशोषण के लिए कौन से विटामिन की जरूरत है? चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। 1.6 के लाइक हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आगे बढ़ना है जी। 2000 का टारगेट हमें आज पार करना है। 2000 के लाइव बच्चा आज लाना ही हमारा टारगेट रहेगा, और जब तक आएगा तब तक भाई साहब आपको बने रहना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। तो जब भी आयरन की अवशोषण की बात हो तो विटामिन सी आपका मदद करेगा। कौन सा करेगा? विटामिन सी करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 होने के बाद 66 चाहिए यहाँ पे। चलो कोई नहीं, 65 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। ये क्वेश्चन तो लीक हो गया है, ये क्वेश्चन तो लीक हो गया है भाई साहब। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन तो लीक हो गया है। चलो कोई नहीं, तो इसका आंसर जो रहेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पढ़े हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जिसे हम स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कौन सा रहेगा? उसके बाद रहेगा आपका स्लाइडिंग रहेगा। कौन सा रहेगा? स्लाइडिंग रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम भाई साहब सर्पी घर्षण बोलते हैं। और उसके बाद सबसे कम कौन सा होता है? वो होता है आपका रोलिंग, माने कि इसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे बोलेंगे हम भाई साहब लोटनिक घर्षण बोलते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 65 हो गया। 66 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? इसका सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका आंसर रहेगा आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या रहेगा? पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। 66 हो गया। 67 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। महिलाओं की तीखी आवाज, प्यार में जब पढ़ोगे ना भाई साहब, उस टाइम पे वो जो है आपको मीठी आवाज लगेगी, कोयल की आवाज लगेगी, है ना। पर जैसे ही शादी हो जाएगी भाई साहब, कौवे की आवाज लगेगी। कितने लोगों को भाई साहब जिनकी शादी हो गई वही जानते होंगे। मजाक कर रहा हूं, डोंट डोंट बी सीरियस, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, सीरियस ना हो जाइए। इसका आंसर क्या रहेगा जी? महिलाओं की तीखी आवाज का कारण क्या है? तो इसका आंसर रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। उनकी आवृत्ति कैसी होती है जी? ज्यादा होती है। आवृत्ति कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। और वही अगर मैं पुरुषों की बात करता हूं, अगर मैं पुरुषों के आवाज की बात करता तो उसमें क्या रहेगा? इसका इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है। कैसे होता है? एम्पलीट्यूड, जिसे हम आयाम बोलेंगे। आयाम जो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, आयाम ज्यादा रहेगा, और इसमें उनका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, माने कि इनका लाउडनेस ज्यादा होता है, लाउडनेस ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं? चलो बताओ इसका आंसर। नमक वाले मिट्टी में उगने वाले पौधे जो है उनका नाम क्या है? नमक वाले पौधे, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? ज़ेरोफाइट, ये भाई साहब रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जहां पे पानी की मात्रा बहुत कम है। हाइड्रोफाइट, जहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, ऐसे जगह में उगने वाले हाइड्रोफाइट्स होते हैं। सकुलेंट, अगर मैं बोलूंगा कि जिसके लीव्स जो है भाई साहब ऐसे जाड़े जाड़े रहेंगे, उनको सकुलेंट बोला जाता है। और हैलोफाइट का मतलब क्या होता है जी? ऐसे पौधे जिनके जो कहां पर उगते हैं? नमक भरी मिट्टी में उगते हैं। उसका उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। उदाहरण क्या रहेगा उसका? जो सुंदरी के वन है भाई साहब, जो सुंदरी के पेड़ है, जनरली पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, वो पेड़ जो है आपको कैसे रहेंगे? हैलोफाइट्स रहेंगे। और इन हैलोफाइट्स की एक विशेषता ये होती है कि भाई साहब इनके अंदर जो जड़े होते हैं उनको हम श्वसन जड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन जड़े बोलते हैं। और ये श्वसन जड़े जो होते हैं भाई साहब, ये निगेटिव जियोट्रॉफिक होते हैं। निगेटिव जियोट्रॉफिक होते हैं। ये मैंने आप सभी को पढ़ाया है, बराबर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है भाई साहब, पेड क्लास ले लो, पेड में हम A1 से भी ऊपर पढ़ा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 69, और ये देखो उदाहरण उसके, ठीक है। ये सकुलेंट हो गए, ये हाइड्रोफाइट्स हो गए, और ये ज़ीरोफाइट जो डेजर्ट में उगते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। और मेरा पूरा विज्ञान का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है?
ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बिल्कुल रॉन्ग है जी। इसका एक्सेप्शन रहेगा आपका Hg, मान की मर्क्यूरी। ऑल मेटल्स आर हार्ड, मर्क्यूरी के लिए बस आप पानी जैसा होता है। और उसी तरह से पोटेशियम और सोडियम जो ऐसे धातु है भाई साहब इतने सॉफ्ट होते हैं कि भाई साहब उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इंक्लूडिंग लिथियम ऑल्सो, इंक्लूडिंग लिथियम ऑल्सो। और नॉन मेटल्स आर गैसेस, भाई साहब गलत है। जैसे कि मान लीजिए जो ब्रोमीन गैस है भाई साहब, वो ब्रोमीन गैस जो है आपको लिक्विड रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है? लिक्विड रूप में। पर यहां पे एक कथन सही है कि ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, माने कि वो कैसे होते हैं? अतन्य होते हैं। और उसी तरह से अगर मैं धातु की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा तन्यता वाला कौन सा धातु रहेगा उसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर रहेगा आपका गोल्ड, माने कि रहेगा सोना, जो 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार जो है हम उससे निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। 69 हो गया। 69 के बाद आगे बढ़ते हुए 70 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जल्दी से बताओ। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में ज्यादा क्या होता है जी? स्कैटर्ड होता है। क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। प्रकीर्णन जिसे बोलते हैं, ठीक है? ये इसी फिनोमिना के वजह से जो है हमारे आकाश नीला दिखाई देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन। और जो भी आज पूरा क्लास करेगा, जो भी आज पूरा क्लास करेगा, पूरा क्लास जो करेगा उसको आज फ्री में मॉक टेस्ट देखने को मिलेगी। फ्री में मॉक टेस्ट मिलेगी जो रहने वाली हमारी साइंस बाय टीपी, साइंस बाय टीपी इस हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, जो आपको 50 मार्क की टेस्ट रहेगी, इसी पूरी सेशन के ऊपर रहेगी। अगर वो रिवीजन भी आप करना चाहते हो तो इस साइंस बाय टीपी हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसे ज्वाइन करके रख दीजिए। मैं हमारे टेक्निकल टीम से अनुरोध करना चाहूंगा कि साइंस बाय टीपी का जो आपका लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि बच्चे उसे ज्वाइन कर पाए, ठीक है? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा जी? द साइनोएट्रियल नोड कहां पर होता है जी? ये होता है हमारे दिल में होता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है कि ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं जी? ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? और ये ऐसे नोड के वजह से ही हमारा हार्ट जो है कौन सा आवाज करता है? लब डब लब डब लब डब लब डब, माने कि उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। और इसीलिए ऐसे नोड जो होता है इसे बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं जी? पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? दाहिने अलन से रक्त प्राप्त करता है, इसे फेफड़ों में पंप करता है जहां यह ऑक्सीजन से युक्त हो जाता है। तो चलो मुझे बताओ ऐसा कौन सा चेंबर है हमारे हार्ट का? जी बिल्कुल, जो राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करता है, पंप इट टू द लंग्स, लंग की तरफ लेके जाता है। कितने लोगों को याद आ गया? ये मान लीजिए हमारा दिल है। ये दिल है कि मानता नहीं? दिल के हो गए 4 टुकड़े। दिल के कितने हो गए? 4 टुकड़े। और ये 4 टुकड़ों में से ये जो टुकड़ा आपको नजर आ रहा है ना भाई साहब, ये जो टुकड़ा आपको नजर आ रहा है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसे राइट वेंट्रिकल बोला जाता है, माने कि दाया निलय बोला जाता है। क्या बोलेंगे? दाया निलय। माने कि आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अरे ऑप्शन नंबर बी कैसे आएगा? अभी चेंज कर लो, सभी लोग आंसर चेंज कर लेंगे। अभी सभी लोग आंसर चेंज कर लेंगे, मुझे बताओ। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 नंबर का क्वेश्चन। इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ। इज कंडीशन इन विच देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रेड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की कमी हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और इन सभी का आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसे हम एनीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। जो पता है उसका आंसर टिक कर लेंगे। चलो 74 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहेगा? कार्बन। थोड़ा सा फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि 3 बजे जो है दानिश सर का भी क्लास रहने वाला है। हमारे पास बस 15 मिनट बाकी है। हमारे पास बस 15 मिनट बाकी है और लगभग और 15 क्वेश्चन बाकी है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। रैपिड फायर यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है? 75 नंबर से। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा?
रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? चलो बताओ, रक्त का थक्का बनने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण यहाँ पे आपका आंसर देना है, ए, बी, सी या डी। चलो बताओ जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, फास्ट। क्वेश्चन पढ़ने की आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। चलो आगे बढ़ते, 76 नंबर का क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर। द ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग सन इज ड्यू टू, चलो बताओ, जो हमें मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में जो लाल कलर नजर आता है सूरज का, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन रहेगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या रहेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? स्कैटरिंग, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन बोलेंगे। क्लियर है? चलो 76 नंबर का क्वेश्चन, एक ऐसा रक्त समूह जिसको हम सार्वभौमिक दाता के नाम से जानते हैं, चलो बताओ। देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। लास्ट टाइम में हमने देखा था ओ था, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए अलग दिए गए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ओ निगेटिव को सार्वभौमिक दाता बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते, 78 नंबर का क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों भी क्या है जी? निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अरे वाह, चलो बताओ, आंसर करेंगे सभी लोग। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के भी निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा जी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका आयरन रहेगा। अगर आरबीसी की बात हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है, तो उस टाइम पे आपका विटामिन बी12 आएगा। क्या आएगा? विटामिन बी12 आएगा। अगर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के लिए भी अगर पूछा जाता है तो आयरन इसे टिक करके आ जाना। क्लियर है? क्योंकि हमने पढ़े हैं हीमोग्लोबिन में ही हीम आ रहा है, आयरन आ रहा है। ठीक है, चलो 79 नंबर का क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे होता है? सदैव कैसे होता है? समतल दर्पण पूछा गया है, पूछा गया है प्लेन मिरर, तो हमेशा कैसे रहेगा जी? इक्वल साइज का रहेगा। कैसे रहेगा? इक्वल साइज का। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। डेंड्राइट और एक्सॉन ये हमारे न्यूरॉन्स के पार्ट है। किसके है? न्यूरॉन्स पार्ट, माने कि न्यूरॉन्स हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और जो एक न्यूरॉन्स माने कि जिसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, इसका ही एक पार्ट है डेंड्राइट्स और एक्सॉन। दोनों भी किसके पार्ट रहेंगे? सिंपल सी बात है भाई साहब, न्यूरॉन्स के। किसने? न्यूरॉन्स के। और सभी लोग मुझे बताएंगे ये नेफ्रॉन्स किसका कार्यात्मक और भी बिल्कुल संरचनात्मक इकाई रहेगी? तो ये रहेगी हमारी जो उत्सर्जन संस्था है, जो हमारी उत्सर्जन संस्था है उसकी ये कार्यात्मक और जी बिल्कुल हाँ फंक्शनल वाली बराबर है, और संरचनात्मक जिसमें हम स्ट्रक्चरल बोलेंगे उसकी इकाई रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, 81 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये रहा। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम प्राइमरी कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन? चलो बताओ, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने वाला हमारा कौन सा पार्ट होता है? ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, सभी को पता है। इसका भी आंसर कर देंगे। अरे भाई ये तो ऑप्शन लीक हो गया है, चलो कोई नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो 81 नंबर का क्वेश्चन, वो बोनस क्वेश्चन था आप सभी के लिए। बताओ इसका आंसर। मानव शरीर की फीमर हड्डियों के बारे में आपको क्या पता है? फीमर हड्डी कहां पर होती है जी? अगर इसके बारे में पता है तो सब लोग इसका आंसर करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फीमर बोन कहां पर पाई जाती है? ये आपको बता दूं, फीमर बोन जो होती है भाई साहब, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। कबड्डी कबड्डी खेले हो, हैट कबड्डी बोलते हैं ना, कबड्डी तो थाई पर मारा जाता है। तो ये फीमर हड्डी आपको कहां पे मिलती है जी? ये मिलेगी आपको, इसे बोला जाता है थाई बोन। इसे क्या बोलते हैं हम? थाई बोन। ठीक है, चलो 82 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी लंबी हड्डी तो देख लिए भाई साहब, सबसे छोटी भी बोल दो, उसका आंसर रहेगा स्टेपीज। क्या रहेगा? स्टेपीज। ये कहां पर पाई जाती है? ये आपको कान में मिलेगी। आपके कहां पे मिलेगी? कान में मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, 83 नंबर का क्वेश्चन जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इन विच मिरर इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज?
किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के साइज का होता है? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। आभासी, सीधा और बिंदु के साइज का बोल दिया और पूछा गया है दर्पण के बारे में, तो कौन सा दर्पण रहेगा जी भाई साहब? वो रहेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन क्यों? जिसने जिसने बोला है भाई साहब एक बार पहले गाल को एक चपाटा मारो जोर से। अगर आप कौन क्यों बोल रहे हो तो पहले गाल को खुद को एक चमाटा मारो जोर से, ठीक है? क्योंकि भाई साहब आंसर नहीं कर सकते हो ऐसे आप, ठीक है? आभासी बोला गया है, सीधा बोला गया है, ठीक है? याद रखिएगा जी। आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? चलो इसका भी आंसर कर देंगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लीक होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? माने कि मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन बोला गया है। चलो देख लो, आंसर देख लो। आंसर देख लिया? कितने लोग राजी है इस क्वेश्चन से? चलिए, स्तनपान के दौरान जो हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, जो दूध का स्त्राव होता है भाई साहब, उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? हाँ, अभिलाषा जी बिल्कुल सही बात बोले आपने। जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि ये भाई साहब धोखा है, ये क्या है? धोखा है, उन्हीं लोगों ने सही उत्तर किया है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है भाई साहब कि मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन सा होता है जी? वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। और एक बात, मुझे कौन लोग जो है भाई साहब इसमें फंस गए हैं, है ना? कौन लोग जो है इसमें फंस गए हैं? क्लियर है? तो ऐसा भी होता है, ये आपका टेस्ट था, ये आपका टेस्ट था। और जो फंस गए उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने की जरूरत है। देखो, आपका पढ़ाई जब कर रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस भी आना जरूरी है। क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे हो और बाजू वाले ने बोल दिया अभी वो आंसर नहीं है, वो गलत है, तो आप भाई साहब कंफ्यूज, अरे मैंने तो पढ़ा है फिर भी वो बोल रहा है कि भाई साहब वो गलत है। तो उस टाइम पे आपको अपने जगह से हिलना नहीं है, बिल्कुल हिलना नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन रहेगा, ठीक है? चलो 85 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन। चलो बताओ जी, आंसर सभी लोग फास्ट करेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, मैं सभी के सभी आज रिवाइज कर रहा हूं। मैक्सिमम टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया। हमने हार्मोन्स रिवाइज कर लिए, हमने विटामिन रिवाइज कर लिए, हमने इलेक्ट्रिक सेक्शन, हमने एटॉमिक सेक्शन, परमाणु वाला सेक्शन, और उसी तरह से जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है उनके बारे में पढ़ लिए। हम इंपॉर्टेंट जो ग्रंथियां है उसके बारे में पढ़ लिए। माने कि लगभग 6 से 7 टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चन हमने आज पढ़ लिए, ठीक है? और ये आज का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है? इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो इसे बोला जाता है एड्रेलिन। क्या बोला जाता है? एड्रेलिन। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन, 86 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसने गलत कर दिया भाई साहब वो गया काम से। इसका आंसर रहेगा आपका इंसुलिन। क्या रहेगा? इंसुलिन। 86 हो गया। 87 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? चलिए जी, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल डी होगा। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। आंसर क्या आना चाहिए? एड्रेलिन। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये फीमेल सेक्स हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन। एड्रेलिन ये कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं होता है। आगे बढ़ते। 88 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका भी आंसर कर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से। द हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टिव वायर, प्रतिरोधक तार में उत्पन्न उष्मा किसके साथ जो है सीधे अनुपात में होती है? पूछा गया है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस। H इज इक्वल टू क्या होता है जी? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। माने कि करंट के साथ जो है स्क्वायर के साथ होता है भाई साहब। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बोला गया, गलत आंसर। स्क्वायर ऑफ द टाइम, गलत आंसर। प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट, सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी आएगा जी। ऑप्शन नंबर सी आएगा।
सबका आ गया है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 89 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? चलो बताओ। जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसके ऊपर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से घटक है? चलो जल्दी से सब लोग इसका आंसर करेंगे। 1.8 के लाइक हो चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक ठोक देंगे। कम से कम हमारा आज का टारगेट 2000 लाइक का हमने रखे, वो पूरा हो जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ अबाउ। R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए, रो एल डिवाइड बाय ए, याद रखियो। 90 नंबर का क्वेश्चन, चलो इसका भी आंसर। तो यहां पे हमने रेजिस्टेंस भी कवर कर लिया। जब दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, माने कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो उनमें क्या समान रहता है? उनमें रहता है सेम करंट रहेगा? जी नहीं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस? जी हां। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस तरह से अगर दो रेजिस्टेंस लगा रहे हो भाई साहब, तो इनके ऊपर क्या रहेगा? करंट तो डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 चला जाएगा, पर दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V जो है वो समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या, प्रतिरोधकता पूछा गया है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेगा कि अर्धचालक, मान की सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो यहां पे इसका जो प्रतिरोधकता होती है भाई साहब, वो कैसे हो जाती है? क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो 91 हो गया। 92 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे, और 3 बजे जो है सर का भी क्लास रहने वाला है। 1.9 के लाइक हो चुके हैं। जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, और अपना टारगेट 2.0 के लाइक का वो कंप्लीट कर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ आंसर करेंगे। सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो ये एक प्रकार का सेमी कंडक्टर है। क्या है जी? सेमी कंडक्टर है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, सेमी कंडक्टर है। क्लियर है? चलो 92 नंबर का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 92 हो गया। 93 नंबर का क्वेश्चन, आइसोटोप के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? चलो बताओ। ये क्वेश्चन मैंने शायद स्टार्टिंग में लिया था, पर देखते हैं कौन इसका सही उत्तर कर पाता है। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेगी जी? वो समान रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 94, हिपेटाइटिस कौन से ऑर्गन को होता है? जिसने रॉन्ग कर लिया भाई साहब, उसका जिगरा खराब हो जाएगा, उसका जिगरा खराब हो जाएगा। बताओ कहा गया? ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर रहेगा ऑप्शन, कहा गया जी? चेंज हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलो 95 नंबर का क्वेश्चन, हिपेटाइटिस ए जो कि एक वाटर बॉर्न बीमारी है, माने कि पानी के वजह से होती है, तो भाई साहब ये कौन से टाइप की बीमारी है? ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? वायरल बीमारी है। आगे बढ़ते। 96 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? सही नहीं है। मलेरिया इज अ बैक्टीरियल डिसीज, बस पहला ही जो है आपका गलत लिखा गया है। मलेरिया कोई जीवाणुजन्य बीमारी नहीं है। मलेरिया किसके वजह से होता है, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चलो बताओ जी। जीवाणु के कारण होता है, माने कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरक्लोसिस। क्या रहेगा? ट्यूबरक्लोसिस। और ये क्षय रोग हमारे कौन से अंग को इफेक्ट करता है, ये भी आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। और अगर आप पूरे के पूरे सेशन देख रहे हो, तो आपका ये कर्तव्य बनेगा कि मुझे जितने भी होमवर्क बताए हैं भाई साहब, उन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, अगर आपके रिप्लाई नहीं आते हैं तो रिवीजन सेशन लेना बंद कर दूंगा। ये आप सभी के लिए चेतावनी रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रिवीजन करें, जितना भी होमवर्क दे रहा हूं उसको सॉल्व करें। मैं एक एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट को एक ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है? सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 97। 98 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट टाइप ऑफ लेंस, यहां पे लेंस चाहिए। लेंस इज कॉमनली यूज टू करेक्ट द प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होती है भाई साहब, जिसे हम जरा
दी, उसको कट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? इसे बोला जाता है भाई साहब बायफोकल लेंस। क्या करते हैं? बायफोकल लेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। 99, पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप क्या होता है? सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। पेरिस्कोप जो है एक प्रकार का, अच्छा इसमें हाँ कितने मिरर होते हैं जी? कम से कम 2 होते हैं। कैसे होते हैं? 2 होते हैं, और ये दोनों मिरर एक दूसरे को समांतर लगाए जाते हैं। कैसे लगाया जाता है? समांतर, इस तरह से लगाए जाते हैं। बराबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 100 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। 100 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। चलो, टेस्ट कितने बजे होगा? हाँ, तो कुछ बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट वाली। देखिए, सबसे पहले अभी आपकी 50 मार्क की टेस्ट रहेगी। 50 मार्क की टेस्ट रहेगी, ये होगी आपकी साइंस बाय टीपी पे। किस पे होगी? साइंस बाय टीपी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और ये टेस्ट जो होगा वो लगभग आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। कितने मिलेगा? शाम को 7 बजे मिलेगा। सभी लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, और जो भी हाईएस्ट स्कोरर रहेंगे उनका नाम मैं कल वाईटी के सेशन में लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको आगे तो फल मिलने ही वाला है, अच्छा बराबर है, पर उसके साथ साथ उनके घर परिवार और दोस्त लोग जो है उनको भी पता रहना चाहिए कि ये सच में मेहनत कर रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि उनका नाम भी जरूर कर लूंगा, कल लूंगा, नाम भी जरूर लूंगा। अगर आपके पास फोटो होगा अच्छा सा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा, इमेज अगर पेस्ट होती होंगी तो वो भी दिखा दूंगा। तो ये आप पे निर्भर है कि आप टेस्ट देते हो या नहीं हो। हर बार कम से कम 1,500 से 2,000 बच्चे टेस्ट देते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस बार 5,000 बच्चे टेस्ट दे, ताकि कंपटीशन पता चले। तो आप सभी लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। जो लोग टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर हमने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं एनालिसिस करूं और जो ने टॉप किया है उनके नाम ले सकूं, ठीक है? तो ये आप सभी के लिए रहेगा। और उसी तरह से ये पूरे के पूरे हमने 100 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर दिए हैं, और अभी कुछ 3-4 क्वेश्चन में एज ए होमवर्क दे रहा हूं आप सभी के लिए। उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, ये वाला, ठीक है? ये रहेगा, यहां पे बोला गया है कि कौन सा अच्छा विद्युत का सुचालक है। ये पहला होमवर्क रहेगा आप सभी के लिए, पहला होमवर्क, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आगे दूसरा रहेगा आपका ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा है जो तार के प्रतिरोध के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। ये भी आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है? तो ये पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन, पूरे के पूरे आपके होमवर्क हो गए। सेशन कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी राय क्या है, क्या ऐसे ही सेशन लेना चाहिए, ये सभी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि मैं उसकी एनालिसिस कर और अच्छा और अच्छा आपको सभी कंटेंट दे पाऊं, ठीक है? तो इसी के साथ सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और साथ में आपने 2000 लाइक भी पूरे कर दिए, आपने 2000 लाइक भी पूरे कर दिए। इसके लिए भी आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके लिए भी आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, और मिलते हैं ऐसे जबरदस्त सेशन में। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।